नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एसएससी जीडी के जनरल अवेयरनेस सीरीज की आज 11वीं क्लास है। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? हमारे विकल्प हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार रेल सेवा आरंभ की गई थी। देश में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जिसने 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। भारत में तार और रेल सेवा का आरंभ लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में, चीन में, ब्राजील में या जापान में? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी चीन में कागज का आविष्कार हुआ है, ऐसा माना जाता है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम साई लुन नाम के व्यक्ति ने किया था, जो कि चीन का निवासी था। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1757 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम यानी एलेक्टोवियन ह्यूम थे। हमारा अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस किस वैज्ञानिक का नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? हमारे विकल्प हैं बाघ, मेढक, मनुष्य या गुलाब। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है। सबको ही पता है होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है वर्तमान में पाए जाने वाले मनुष्य। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? समुद्र की गहराई, भूकंप के झटके, समुद्र की दिशा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी भूकंप के झटकों को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। यह एक लघुगणक आधारित स्केल होता है जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के अपने मापक पैमाने के आधार पर मापता है। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ तैयार की जाती है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप का सामान्य नाम है। इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि यह एक गीले तरल में नहीं पिघलती है। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जूल में, केल्विन में, कैलोरी में या अर्ग में? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में या 1761 ईस्वी में? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें मराठों को हार का सामना करना पड़ा था। पानीपत के 2 युद्ध और हुए थे, जिसमें पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के मध्य हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक या भारत का औद्योगिक विकास बैंक? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति को बनाती है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 जो 2016 में संशोधित भी हुआ था, इसके तहत आरबीआई को विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए
मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? शेयर, ट्रेजरी बिल, म्यूचुअल फंड या डिबेंचर? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। जबकि शेयर कंपनी में हिस्सेदारी, डिबेंचर ऋण पत्र और म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजर के अधीन साझा कोष है। अगला प्रश्न है, WTO मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है? वित्तीय समर्थन, एक पक्षीय व्यापार, विश्व शांति या बहुपक्षीय व्यापार? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी बहुपक्षीय व्यापार। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है। यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, द्वैधाधिकार, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा या अल्पाधिकार? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बाजार का वह रूप है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होती है। अतएव इस बाजार में वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं जो विभेदीकृत वस्तुएं बेचते हैं। वस्तु विभेद सामान्यतः ट्रेडमार्क, ब्रांड के नाम आदि से द्वारा प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इसमें हमारे विकल्प हैं 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 55वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1989 में हुआ था। 61वां संशोधन 1989 इस अधिनियम के द्वारा संविधान की अनुच्छेद 326 को संशोधित कर मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है कि मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? मृत्यु के बाद शारीरिक भार कम होने से, तापमान शून्य होने से बर्फ तैरता है, शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है या उपरोक्त तीनों? इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है। अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर गैस पैदा होने से शरीर पानी में फूलने लगता है। फूलने के कारण शरीर का आयतन बढ़ जाता है, जिससे शरीर का घनत्व कम हो जाता है। इसी वजह से मृत शरीर पानी में तैरने लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स पैटन ने, अल्फ्रेड नोबेल ने, सैमुअल कोल्ट ने या रैफेल ने? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। साल 1836 में सैमुअल कोल्ट ने दुनिया के सामने एक ऐसी बंदूक पेश की जिसमें एक बार में 5 गोलियां भरी जा सकती थी, जिसे आज हम रिवॉल्वर कहते हैं, क्योंकि बंदूक से एक बार में केवल एक ही गोली भरकर दागी जाती है, जबकि दुनाली बंदूक में 2 गोलियां भरकर क्रमशः दागी जा सकती हैं। सभी रिवॉल्वर और बंदूकें एक मूलभूत सिद्धांत पर काम करती हैं। इसके लिए बंदूक के ट्रिगर को दबाया जाता है। बंदूक में फायर पिन और प्राइमर होते हैं और प्राइमर में ही गन पाउडर भरा जाता है। फायर पिन प्राइमर पर मार करता है, प्राइमर गन पाउडर को गर्म करता है और यह गर्म हुआ पाउडर दबाव बनाता है। यह दबाव बुलेट को बंदूक के बैरल को नीचे की ओर धकेलता है और फिर ये बुलेट या गोली बंदूक से बाहर निकलकर टारगेट की ओर जाती है। 20वीं सदी तक बंदूक सैनिकों द्वारा प्रयुक्त एक प्रमुख हथियार रहा है। इनमें प्रयुक्त होने वाले 12 बोर के कारतूस 70 मिलीमीटर व 65 मिलीमीटर लंबाई के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, कटक या थुम्बा? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी श्रीहरिकोटा में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। श्रीहरिकोटा भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है।
भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? हमारे विकल्प हैं शुक्र, बृहस्पति, बुध या मंगल। इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। इसे पृथ्वी की बहन, भोर, सुबह एवं शाम का तारा आदि नामों से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, टीका किससे रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? कैंसर, पोलियो, क्षय रोग या चेचक। तो हम सभी जानते हैं कि पोलियो के लिए भी टीका लगता है, क्षय रोग के लिए भी टीका लगता है और चेचक के लिए भी टीका लगता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई टीका नहीं लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 2.7 सेकेंड या 3.1 सेकेंड। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, 1.3 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकेंड लगता है, लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकेंड के हिसाब से। हमारा अगला प्रश्न है, दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने, लुई ब्रेल ने, आइंस्टाइन ने या आर्किमिडीज ने। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, लुई ब्रेल नामक वैज्ञानिक ने दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किया था। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। यह अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 41वां संशोधन या 43वां संशोधन। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी 42वां संशोधन से मूल कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। प्रारंभ में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी आंध्र प्रदेश भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसकी अनुमानित वार्षिक उत्पादन लगभग 800 मिलियन किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? उच्च न्यायालय को, संसद को, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को, मंत्रिपरिषद को। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को कहा गया है। उच्चतम न्यायालय सदन को रोकता है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए जिससे संविधान के किसी भी प्रावधान का हनन हो। हमारा अगला प्रश्न है, वेल्ड नामक घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, रशिया, यूरोप या दक्षिण अमेरिका। जिसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी वेल्ड नामक घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के खुले क्षेत्रों को कहते हैं, जो काफी हद तक घास व छोटी झाड़ों से ढके हुए मैदानी क्षेत्र हैं। वेल्ड विशेषकर जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कई भागों में विस्तृत है। हमारा अगला प्रश्न है, कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या केरल में। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी तमिलनाडु में कुंडा जल विद्युत परियोजना स्थित है। कुंडा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु यह परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 535 मेगावाट है। यह आंकड़ा 1993 के स्रोत पर आधारित है। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे क्लास में कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।